आज हम करेंगे 10+2 क्लास जो है उसका लेसन नंबर 10+2 ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर जो है वो थर्ड कर रहे हैं हम। लेसन नंबर थर्ड चल रहा है हमारा, यहाँ कर देते हैं लेसन नंबर थर्ड, और उसमें हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संगठन के बारे में। हमने जाना है जनसंख्या की बनावट या संगठन क्या है। अब जनसंख्या संगठन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जनसंख्या का संगठन या बनावट कैसी है। उसमें आज हम जो करेंगे वो ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्रामीण का ये है हमारा, और ये इंडेक्स है हमारा नगरीय का, ये इंडेक्स है, और ये इंडेक्स हमें बताते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से और कितनी कैसे कैसे विस्तृत है। वो चीज हमें यहाँ दिखाई गई है। ये 2003 का एक दंडारेख है। देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में ही समझेंगे हम सबसे पहले कि भाई ग्रामीण जनसंख्या क्या है और नगरीय जनसंख्या क्या है। जो लोग गांव में रहते हैं वो ग्रामीण जनसंख्या, और जो लोग शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वो नगरीय जनसंख्या। सीधी सी बात यही है। दूसरी बात यहाँ समझने वाली क्या है कि भाई ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या तो लोगों के रहने के स्थल को ही बोलते हैं। फिर इसका अध्ययन हम करें क्यों पढ़ाई करें इसके बारे में। देखो इसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक माना गया है कि ग्रामीण जनसंख्या जो होती है उसका रहने सहने का ढंग, उसके क्रियाकलाप, उसकी जो है आर्थिक स्थितियाँ, वो सारी चीजें, और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहने सहने के ढंग हैं, उनके कार्य क्षेत्र हैं, उनकी क्रिया प्रणालियां हैं, उनकी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उन दोनों में काफी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। फिर लिंग अनुपात भी प्रभावित होता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। तो हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, क्या कार्यविधि अपना रही है, और नगरीय जनसंख्या कहाँ रह रही है और कितनी कार्यविधि कौन कौन सी वो अपना रही है। स्त्रियां कितनी रहती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, पुरुष कितने रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ये सब चीजें जानने के लिए हमें ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ना आवश्यक माना गया है। तो आज का हमारा विषय है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। अब अगर हम कार्य क्षेत्र देखें इनके, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम दंडारेख को ही जानेंगे, क्योंकि पहले हमने यही तैयार कर रखा अपने बोर्ड के ऊपर, और हम सबसे पहले इस दंडारेख को समझेंगे कि भाई ये क्या बना रखा आखिरकार। देखिए इसको खड़े दंड जो है ना, इनको दंडारेख बोलते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह में ये बहुत बनाने होते हैं। तो हम पहले इस दंडारेख से समझेंगे कि स्थिति क्या है। देखो इस दंडारेख में जो चीज दिखाई गई है ना, उसका इंडेक्स यहाँ बना रखा हमने। ये जो बिल्कुल व्हाइट कलर में जो दंड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो है ग्रामीण जनसंख्या को इंगित कर रहा है, ग्रामीण जनसंख्या को दिखा रहा है। और जिसमें देखो ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लग रही हैं, जिस यहाँ इंडेक्स में ये दंडारेख जो है आपका किसको दिखा रहा है, नगरीय जनसंख्या को दिखा रहा है। और इधर देखो प्रति 100 पुरुषों की तुलना में स्त्रियां दिखाई गई हैं कि भाई 100 पुरुषों के मुकाबले में कितनी स्त्रियां जो है वहां निवास कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं या नगरीय क्षेत्र में रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखो यहाँ पर दे रखा है 200 है, 400 है, 600, 800, 1000, 1200 तक की हमने यहाँ गणना कर रखी है कि भाई 1200 जो स्त्री पुरुष हैं उनकी तुलना करके दिखा रखी है यहाँ कि भाई कितने लोगों के, कितनी स्त्रियां कितने पुरुषों के मुकाबले गांव में रहती हैं या शहर में रहती हैं। तो सबसे पहले हमने फिनलैंड का लिया है उदाहरण यहाँ। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो विकसित देश है। अब फिनलैंड जो देश है उसमें हम ये देखेंगे कि जनसंख्या का जो अनुपात लिंग के हिसाब से वो कैसा है। ग्रामीण जनसंख्या जो है फिनलैंड में देखेंगे आप तो 986 व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो 986 हैं। जबकि फिनलैंड जो देश है इसमें जो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियां हैं, यहाँ स्त्रियों की तुलना कर रखी है। भाई देखो ये किसको दिखा रहा है, स्त्रियों को, कि भाई पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियां कितनी हैं ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र का है स्त्रियों का रहने का ग्राफ दंड, और ये नगरीय क्षेत्र का स्त्रियों को रहने का दंड है।
यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र में देखो यहाँ है ये गंडे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 986 व्यक्ति स्त्रियां रहती हैं फिनलैंड में, जबकि इनके मुकाबले में यहाँ स्त्रियां देखो 1083 हैं, तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां स्त्रियों की संख्या नगरीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में कम पाई जाती है और नगरीय क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा देश हम देखेंगे कनाडा। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसमें भी जनसंख्या का अगर हम आंकड़ा देखें, स्त्रियों की तुलना करें पुरुषों के मुकाबले, तो देखिए 941 जो स्त्रियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और 1040 जो स्त्रियां हैं वो कहाँ रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, पुरुष, सॉरी ये पुरुषों का दंडारेख है। ये ग्रामीण जनसंख्या का जो है पुरुषों का दंडारेख है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कितने रहते हैं, देखिए पुरुष ये है 986, इन पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियां यहाँ कितनी रहती हैं, 1083 स्त्रियां रहती हैं, तो पुरुष कम है शहरों में और स्त्रियां शहरों में ज्यादा रहती है फिनलैंड देश। अब दूसरा देखिए, ये बड़ा, इसमें और ये पुरुष है, देखो इसमें क्या है कि कनाडा देश में 941 पुरुष रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और स्त्रियां कितनी रहती हैं नगरीय क्षेत्र में, 1040 रहती हैं। इसी प्रकार इसका देखिए, यहां पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में कम है और नगरीय क्षेत्रों में देखिए महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या ज्यादा दिखाई दी है। तो महिलाएं इन तीनों में अगर हम देखें, कनाडा, न्यूजीलैंड में, तो स्त्रियां ज्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियां ज्यादा हैं तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, कनाडा, फिनलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड में। अगर हम इसके विपरीत जिम्बाब्वे और नेपाल का देखें दंडारेख, तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पुरुष ज्यादा हैं, पुरुषों का ये है, इसमें पुरुष 1129 हैं और स्त्रियां कितनी हैं, देखिए स्त्रियां यहाँ कम है, 1007 हैं। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर पुरुष अधिक हैं और स्त्रियां कम है। तो हमने दो चीजें देखी कि जो विकसित देश हैं ये वाले, इन विकसित देशों में, विकसित देशों में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक हैं, हमने क्या देखा कि विकसित देशों में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक निवास करती हैं, ये पाया। और इधर देखा तो हमने क्या पाया, अविकसित देशों में स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं। देखो भाई, अब हमने ये पाया कि जो अविकसित देश हैं जिम्बाब्वे और नेपाल जैसे, उनमें स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं, जबकि जो विकसित देश हैं न्यूजीलैंड, आपका न्यूजीलैंड है, कनाडा है, फिनलैंड है, विकसित देश हैं, उन देशों में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां अधिक निवास करती हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अधिक स्त्रियां पाई जाती हैं अविकसित में, और विकसित में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियां ज्यादा पाई जाती हैं। अब इसका हम कारण जानेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है, विकसित देशों में और विकासशील देशों में ये इतना अंतर क्यों है, स्त्रियां ज्यादा क्यों पाई जाती हैं और पुरुष कम क्यों पाए जाते हैं नगरीय क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम विकसित देशों का देखेंगे। विकसित देशों में क्या है,
विकसित देशों में स्त्रियां अधिक होने के कारण, स्त्रियां अधिक होने के क्या कारण है? नंबर एक तो है वहां पर स्त्रियों को रोजगार अधिक मिलता है। देखिए, जो विकसित देश हैं उनमें स्त्रियां अधिक नगरों में पाई जाती हैं, उसका कारण क्या है कि स्त्रियों को रोजगार अधिक मिलता है वहां पर। अब विकसित देशों में रोजगार अधिक मिलेगा और विकासशील में कम मिलेगा, इसका भी एक कारण है। क्या है? स्त्रियां अधिक शिक्षित हैं। देखिए, कारण दूसरा ये है कि भाई स्त्रियां वहां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियां, इसीलिए तो उनको रोजगार मिल रहा है, ऑफिशियली काम कर रही हैं वो नगरों में रह करके। और नंबर 3 है कृषि विस्तृत है व मशीनों द्वारा खेती होती है। तीसरा कारण है नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक स्त्रियों के होने का, जो कृषि है वो विस्तृत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 100 एकड़ जमीन में खेती की जाती है। विकसित देशों में कनाडा है, आपका यूएसए है, इन क्षेत्रों में जो है कृषि विस्तृत है और मशीनों के द्वारा खेती की जाती है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर, कंबाइनर मशीनें हैं, थ्रेसिंग की मशीनें हैं। उन सब मशीनों को चलाने के लिए पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, स्त्रियों के लायक वो काम है नहीं, क्योंकि बड़ी हैवी मशीनें चलाना जो है वो स्त्रियों को ज्यादा सही नहीं रहता, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता, इसलिए वो बड़ी मशीनें कौन चलाएगा? पुरुष चलाएंगे। तो पुरुष खेती करते हैं और स्त्रियां विकसित देशों में नगरों में जाके नौकरियां करती हैं, पढ़ी लिखी हैं वो। अब इसके विपरीत अगर हम देखें विकसित देशों में, तो आप इससे विपरीत करेंगे, स्त्रियों को रोजगार अधिक नहीं मिलता वहां। अपने यहाँ जो स्त्रियां हैं उनको रोजगार कम मिलता है नगरों में। कारण क्या है? जो स्त्रियां हैं वो शिक्षित कम हैं, विकसित देशों में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उनको रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का काम जो है ना वही ऑफिसों में किया जा सकता है। तो स्त्रियों को अधिक शिक्षित न होने की वजह से भी स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, नगरीय क्षेत्र में नहीं रह पाती। कृषि हमारे यहाँ विस्तृत नहीं है, इसके विपरीत करेंगे आप बिल्कुल। हमारे यहाँ जोतें छोटी हैं, क्या हैं? जोतें छोटी हैं। जोतें छोटी होने का मतलब यह है खेत छोटे हैं, मशीनी काम कम होता है, मशीनों से कार्य कम होता है, हाथ से काम करती हैं, दराती है, खुरपा है, उससे काम लेती हैं महिलाएं, कस्सी है, ये जो चीजें हैं, कुदाल है, इनका प्रयोग करके खेती कर रहे हैं विकसित देशों में। तो वहां स्त्रियां दराती से उससे अपना काम कर लेती हैं खेती में। खेती बाड़ी का काम हमारे भारत में भी ऐसा ही है, स्त्रियां कम पढ़ी लिखी हैं, खेती का काम खूब करती हैं, तो स्त्रियां गांव में रहती हैं और पुरुष जो है नौकरी के लिए पढ़े लिखे ज्यादा होने की वजह से और नौकरी के लिए कहाँ चले जाते हैं? नगरों में चले जाते हैं। तो नगरीय जनसंख्या का और ग्रामीण जनसंख्या का स्त्रियों के अनुपात का कम ज्यादा होने का कारण हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे इसमें साक्षरता। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा वो है साक्षरता।
अब साक्षरता में क्या है, हम ये कहेंगे साक्षर व्यक्ति कौन है, और जिसको अक्षर ज्ञान है वो साक्षर है। अब अक्षर ज्ञान जो पढ़ना लिखना जानता हो, कि किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे साक्षरता को। इसको परिभाषित करने के लिए ये जरूरी है कि 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति साधारण या सरल कहेंगे हम, सरल कथन को पढ़ व लिख सके उसे क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, साक्षर कहेंगे। 15 वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति सरल कथन को पढ़ व लिख सके उसे साक्षर कहेंगे। तो साक्षरता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिसको अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ना और लिखना जानता हो, उम्र कितनी रखी गई है, 15 साल रखी गई है, या फिर इससे अधिक हो सकता है। तो साक्षरता जो है वो जरूरी है। अब साक्षरता को प्रभावित कौन सी चीजें करती हैं ये भी हम जानेंगे। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेगा कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सबसे पहले क्या है, लोगों की सोच। भाई कुछ लोग जो है ना वो साक्षरता को इतना महत्व देते ही नहीं। उनका तो ये एक ही मकसद है कि इस जीवन में कमाई करो, पैसे कमाओ, किसी तरह से कमा लो, कोई मतलब नहीं है। अनपढ़ आदमी रुपए कमा लेगा तो वो भी अच्छा है, पढ़ा लिखा रुपए कमाएगा तो अच्छा, कोई मतलब ये नहीं होता। लोगों की सोच जो है वो एक निम्न क्वालिटी की है, वो सिर्फ धन कमाने को ही जीवन का आखिरी मकसद समझते हैं, इसलिए साक्षरता को महत्व नहीं देते। वो धन कमाने का कोई तरीका उनको मिल जाए, वो उसी में अपना धन कमाते हैं और खुश रहते हैं। एक तो ये है। फिर क्या है, कई बार क्या है, कई क्षेत्रों में ऐसा होता है, जैसे अपने यहाँ केरला का एक उदाहरण लें अगर इंडिया का, तो केरला के लोगों की सोच बड़ी अच्छी है। वो शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं, वो शिक्षित होने को ज्यादा अच्छा मानते हैं कि व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा एजुकेशन आवश्यक है। अगर हम बिहार का देखें तो बिहार के लोग पेट भरना और कुछ कमाना, चाहे दिहाड़ी मजदूरी से कमा लें, वो कमाई को उत्तम मानते हैं, वो शिक्षा को जरूरी नहीं समझते कि शिक्षा जरूरी है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं, यूपी के भी कुछ इलाके जहाँ पर पढ़ाई लिखाई इतना महत्व नहीं देते, सिर्फ अपना पेट पालने को महत्व देते हैं, जनसंख्या अधिक है और कोई खास महत्व पढ़ाई लिखाई के ऊपर नहीं दिया जाता। कई बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई पर वैसे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा। नंबर सेकंड है इसमें धार्मिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा भी प्रभावित करती है साक्षरता को। कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें साक्षरता को बहुत महत्व दिया जाता है, कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें साक्षरता को खास महत्व दिया नहीं जाता। अब जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई हैं, वो साक्षरता को बहुत महत्व देते हैं। स्त्री और पुरुषों की साक्षरता वहां अंदर बहुत अधिक है उन देशों में, जो ईसाई देश जो है या ईसाइयों की जनसंख्या जिन देशों में अधिक है। और जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वहां पर क्या है, साक्षरता कम है। और स्त्रियों में तो वहां और भी कम है, वो स्त्रियों को घर से बाहर ही नहीं जाने देना
देना चाहते और शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते। तो धार्मिकता भी प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या को। ये जनसंख्या किस प्रकार से कार्य देखेंगे हम। नंबर 3 है कार्य क्षेत्र। अब कार्य क्षेत्र भी देखा जाएगा। अगर कोई दिमागी कार्य कहीं पर हो रहा है तो दिमागी कार्य है, टेक्निकल कार्य है, तो उसमें शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो वो काम चल ही नहीं सकता। उनका पढ़ाई लिखाई जरूरी है उसके लिए। और अगर किसी इलाके में प्राथमिक क्रियाकलाप करे जा रहे होंगे, खेती का काम किया जा रहा होगा, लकड़ी काटने का काम किया जा रहा होगा, पशु पालने का कार्य किया जा रहा होगा, तो साक्षरता के ऊपर इतना महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ये ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं साक्षरता को कि कहां पर लोग कितने साक्षर होंगे। रहने का स्थल भी है, रहने के स्थल। अब रहने का स्थल कैसे है? रहने के स्थल में ये है कि भाई जैसे पहाड़ी इलाकों में कोई व्यक्ति रहता है तो पहाड़ी इलाकों में जो है ना भेड़ बकरियां पालना, पशुओं को पालन पोषण करना, कढ़ाई करना, लकड़ी काटना, ये व्यवसाय होते हैं। तो वहां पर शिक्षा के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेज भी बड़े उच्च क्वालिटी के पहाड़ी इलाकों में नहीं होते। जंगली इलाकों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी कबीलों के लोग, वो भी शिक्षा को महत्व नहीं देते, क्योंकि उनका रहने का स्थल एकांत है, जंगली इलाका है, वहां पर स्कूल कॉलेज को महत्व दिया ही नहीं जाता। जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, जो लोग विकसित देशों में रहते हैं, वहां की जनसंख्या अधिक शिक्षित होती है। अब ग्रामीण का और भारत में ही लगा लें आप, अपना एक उदाहरण देख लें। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पर कम महत्व दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में शिक्षा पर अधिक महत्व दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा महत्व देते हैं लोग, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पढ़ाई लिखाई पर महत्व कम देते हैं। कुछ एक परिवार ऐसे हैं जो पढ़ाई पर महत्व देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन अधिकांश परिवार जो है अपनी खेती बाड़ी के काम में ज्यादा लगे रहते हैं और पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक थे। आज हमने जाना कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है, उसमें स्त्रियों की प्रतिशत मात्रा क्या है, और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि साक्षरता क्या है और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना, बाकी कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं।